स्वागत है। आज हम कुछ काफी दिलचस्प और गहरे विचारों पर बात करने वाले हैं। समाज, क्रांति, राष्ट्र, ये सब कैसे काम करते हैं? हाँ, और शोषण भी। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इन बड़े मुद्दों पर काफी अलग नजरिया पेश करते हैं। बिल्कुल। तो ये समाज कैसे चलता है, शोषण के क्या रूप हैं, एकता कैसे बनती है, इन सब पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये स्रोत इन्हीं चीजों पर एक कह सकते हैं अनूठी दृष्टि देते हैं। तो हमारा इरादा क्या है? मतलब इन स्रोतों से हम क्या निकालना चाहते हैं? हम इनके जो मुख्य बिंदु हैं, जो सबसे जरूरी बातें हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, क्रांति की परिभाषा सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि कुछ और। हाँ, एक स्रोत इसे कहता है न्यूक्लियर क्रांति। इसका मतलब है समाज के मनोविज्ञान में, मतलब लोगों की सोच में एक तेज बुनियादी बदलाव। न्यूक्लियर क्रांति, ये थोड़ा समझाएंगी? देखिए, इसका मतलब है कि क्रांति सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, वो तो सतही हो गया। ये है समाज का जो मूल चरित्र है, लोगों की जो सामूहिक सोच है, उसको बदलना। और इसके लिए जबरदस्त बल प्रयोग की बात भी है। हाँ, स्रोत कहता है कि क्रांति सामाजिक चक्र को तेज करने के लिए बल का प्रयोग है। मुख्य उद्देश्य शोषण खत्म करना और ये मनोवैज्ञानिक बदलाव लाना। समाज स्थिर नहीं है, वो एक लय में चलता रहता है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और राष्ट्र? राष्ट्र कैसे बनता है? हम तो अक्सर भाषा, धर्म, इन सब की बात करते हैं ना। सही कहा, लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि राष्ट्र असल में इन बाहरी चीजों से ज्यादा एक साझा भावना पर टिका होता है। भावना मतलब सेंटिमेंट? हाँ, सेंटिमेंट। जैसे स्विट्जरलैंड का उदाहरण है, या बेल्जियम। कई भाषाएं हैं पर राष्ट्र एक है। और दूसरी तरफ एक ही भाषा बोलने वाले बंगाली, भारत में भी, और तब के पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में भी, भाषा एक पर राष्ट्र अलग। तो ये भावना ही सब कुछ है। ये बनती कैसे है? भारत के बारे में क्या कहते हैं स्रोत? भारत के संदर्भ में वो बताते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग भावनाएं हावी रहीं। जैसे शुरू में आर्य बनाम अनार्य, हाँ, फिर बौद्ध बनाम ब्राह्मणवादी, फिर जब मुस्लिम शासक आए तो हिंदू बनाम मुस्लिम राष्ट्रीयता की भावना उभरी। और ये भावनाएं अक्सर शोषण से जुड़ी थी या उसके खिलाफ प्रतिक्रिया से? बिल्कुल, ज्यादातर ये भावनाएं किसी न किसी तरह के शोषण या उसके एहसास के जवाब में ही पैदा हुई। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो भावना बनी, वो एक तरह की शोषण विरोधी भावना थी जिसने सबको जोड़ा। हाँ, शायद पहली बार उसी भावना ने पूरे भारत को एक राष्ट्र की तरह महसूस कराया। ये एक बहुत शक्तिशाली भावना थी। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ? क्या वो भावना बनी रही? यही पर ये स्रोत आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि आजादी के बाद इस जोड़ने वाली भावना को बनाए रखने की बजाय ध्यान भटक गया। कहाँ चला गया ध्यान? भाषा पर, प्रांतों पर। जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का बनना या कौन सी भाषा राष्ट्रीय भाषा हो, इन विवादों ने स्रोत के अनुसार एकता को कमजोर किया। तो सुझाव क्या था? मतलब ध्यान किस पर होना चाहिए था? सुझाव था कि फोकस आर्थिक आत्मनिर्भरता और शोषण के खिलाफ लगातार लड़ाई पर होना चाहिए था। वो भावना ज्यादा जरूरी थी। और शायद यहीं पर प्राउड के विचार आते हैं। ये प्राउड क्या है? हाँ, प्राउड मतलब प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। ये एक वैकल्पिक सामाजिक आर्थिक मॉडल है। वैकल्पिक किस तरह का? इसका मूल विचार है ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह स्थानीय हो, स्थानीय लोगों का नियंत्रण, स्थानीय जरूरतें। अच्छा, और इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई चीजें हैं, जैसे स्थानीय लोगों के लिए 100% रोजगार का लक्ष्य। 100%? ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, लक्ष्य बड़ा है। फिर सहकारी समितियां मतलब कोऑपरेटिव्स पर आधारित अर्थव्यवस्था, योजना का विकेंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं। और आम आदमी के लिए? सबके लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब। तो स्थानीयता पर बहुत जोर है इसमें। बहुत ज्यादा। स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योग हों, बाहर से बना बनाया माल कम से कम आए, और स्थानीय भाषा ही शिक्षा और कामकाज का माध्यम हो। इसमें एक और बात थी, साइको इकोनॉमिक शोषण। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। साइको इकोनॉमिक शोषण मतलब मनोवैज्ञानिक तरीकों से किसी समूह को हीन महसूस कराना, उन्हें कमजोर करना, ताकि उनका आर्थिक शोषण आसानी से किया जा सके। उदाहरण दे सकती हैं? जैसे किसी की संस्कृति को पिछड़ा बताना, उसे दबाना, या फिर अश्लील साहित्य फैलाकर सोच को भ्रष्ट करना, या मीडिया पर कब्जा करके अपनी विचारधारा फैलाना, ये सब तरीके हैं।
और स्रोत कहता है कि बुद्धिजीवियों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ, आम लोगों के साथ मिलकर। एक और दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान या आध्यात्मिक अनुभव को भी सिर्फ अपने तक रखना, उसे बांटना नहीं, उसे भी एक तरह का पूंजीवाद कहा गया है। ये तो काफी व्यापक परिभाषा है शोषण की। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो इन स्रोतों से क्या निकल कर आ रहा है? समाज बदलता रहता है। हाँ, समाज स्थिर नहीं है, गतिशील है, और ये बदलाव अक्सर शोषण के खिलाफ एक मजबूत भावना से आता है। और राष्ट्र वो बाहरी समानताओं जैसे भाषा या धर्म पर नहीं टिकते, बल्कि एक गहरी साझा भावना पर टिकते हैं, सेंटिमेंट पर। लेकिन सिर्फ शोषण विरोधी भावना काफी नहीं है स्थायी एकता के लिए। स्रोत कहते हैं कि असली और टिकाऊ एकता के लिए इससे आगे जाना होगा। एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक नजरिया अपनाना होगा जहां सब एक ही ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा माने जाएं। मतलब वसुधैव कुटुंबकम जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत मानते हैं कि केवल ऐसी भावना ही स्थायी एकता ला सकती है। शोषण विरोधी भावना पहला कदम हो सकती है, पर आखिरी नहीं। और प्राउड के आर्थिक सिद्धांत भी एक ठोस विकल्प की तरह रखे गए हैं। हाँ, स्थानीय रोजगार, कोऑपरेटिव, विकेंद्रीकरण, न्यूनतम जरूरतें, ये सब। और ये बात भी कि भाषा या क्षेत्र जैसे मुद्दों से ज्यादा जरूरी है आर्थिक आत्मनिर्भरता और शोषण के खिलाफ लड़ाई। सही कहा, इन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा गया है। तो इन स्रोतों ने हमें सोचने के लिए काफी कुछ दिया है। समाज को क्या जोड़ता है, क्या तोड़ता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ। कि आज के समय में जब हमें इतने विभाजन दिखते हैं, क्या ये शोषण विरोधी भावना वाकई समाज को जोड़ने का पहला मजबूत कदम बन सकती है, जैसा ये स्रोत सुझाते हैं? और अगर हाँ, तो फिर सच्ची स्थायी एकता के लिए अगला कदम क्या होगा? वो गहरा जुड़ाव कैसे बनेगा? ये सोचने वाली बात है।